आप देख रहे हैं सिटी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां सवारियों से भरी नाव पलटने की वजह से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग अब भी लापता हैं। 6 लोगों को बचाया जा चुका है। बताया ये जा रहा है कि नाव में छेद हो गया था, जिस वजह से नाव डूब गई। नाव में महाराष्ट्र के 14 श्रद्धालु सवार थे। गोताखोर और जल पुलिस लापता लोगों की तलाश में जुटी है। मौके पर राहत और बचाव का काम चल रहा है। अंधेरा होने और पानी गहरा होने की वजह से रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। मौके पर डीएम और एसएसपी मौजूद हैं, कई अधिकारी मौजूद हैं। तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। संगम के मनकामेश्वर मंदिर की ओर श्रद्धालु वहीं से लौट रहे थे। वहीं सीएम योगी ने इस हादसे पर दुख जताया है। सीएम योगी ने हादसे में मारे गए लोगों के प्रति, उनके घर वालों के प्रति संवेदना जाहिर की है। आज से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर। इस वक्त आप देख सकते हैं हादसे के बाद किनारे पर लोगों की भीड़ जुटी है। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। सर्वेश, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और क्या अपडेट आपके पास? देखिए, ये पूरी घटना शाम 6:30 से 7 बजे के बीच है, जबकि महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं का एक दल आया था जिसमें करीब 14 लोग सवार थे। वो बलुआ घाट की ओर से संगम की तरफ गए और वहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। उसके बाद वो लौट रहे थे तो मनकामेश्वर मंदिर के पास नाव में बताया जा रहा है कि छेद हो गया था, जिससे उसमें पानी भर गया और नाव डूब गई। जिसमें सवार जो यात्री थे वो कोई भी तैरना नहीं जानते थे। ऐसा बताया जा रहा है कि जो नाविक था उसने करीब 4 लोगों को बचाया, लेकिन 14 लोग सवार थे। कुछ लोग बाहर आए तो कुल 6 लोग उसमें बच पाए हैं। उसमें 30 पुरोहित भी शामिल हैं, जबकि 5 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं और 3 डेड बॉडी निकाल ली गई है, जिन्हें मौके पर पहुंचे डीएम और कप्तान ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है डेड बॉडीज को। और इसके अलावा सर्वेश, अंधेरा है, गहरा है पानी वहां पर और अंधेरा भी है। रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही होगी। प्रशासनिक अधिकारी क्या कह रहे हैं? किन किन दिशाओं में रेस्क्यू चल रहा है? कितने लोग हैं, कितने गोताखोर हैं जो इस वक्त नदी में उतरे हैं और तलाश कर रहे हैं लोगों की? जी, निश्चित तौर पर कुंभ का आयोजन होना है, इसलिए गोताखोर बाहर से भी बुलाए गए थे। पहले से यहाँ पर जल पुलिस की तैनाती कर दी गई थी, तो जल पुलिस और गोताखोर 3 नावों पर वहां पर लगातार नदी में उतर रहे हैं और ठंड के बावजूद वो खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो मिसिंग है लोग। और वहां पर सर्च लाइटें लगा दी गई हैं कुंभ के आयोजन के लिए। तमाम लाइटें इनके पास, प्रशासन के पास मौजूद है। तो 2 लाइट्स कम से कम यहाँ पर लगाई गई है। उन लाइट्स के सहारे और जो सर्च लाइट है उसके सहारे यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। निश्चित तौर पर अंधेरा है, जिसकी वजह से कुछ दिक्कतें भी हो रही हैं, लेकिन लगातार उपकरण मंगाए जा रहे हैं और मौके पर अधिकारी मौजूद हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चल रहा है। कितना घंटा बीत गया होगा इन लोगों के लापता हुए इस हादसे को, और क्या उम्मीद जता रहे हैं इस वक्त प्रशासनिक अधिकारी? देखिए, 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है। जिस तरह से घटना, एसएसपी ने खुद कहा है कि 6:30 से 7 बजे के बीच की घटना है और 7 बजे के करीब पुलिस को तब जानकारी दी गई, जबकि कुछ लोग उस हादसे के बाद किसी तरह बचकर किनारे आए तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद महकमा अलर्ट हुआ और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में काफी विलंब हो गया। करीब 8 बजे वहां पर रेस्क्यू शुरू हो पाया। तो ये कह सकते हैं 3.5 घंटे हो गए हैं और जो लोग मिसिंग हैं उनके बचने की संभावना काफी कम है, क्योंकि जहां पर ये घटना हुई है वहां बहुत ये दुख पहुंचाने वाली खबर है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तस्वीरें प्रयागराज से, जहां पर एक हादसा हुआ। 14 लोग नाव में सवार थे, लेकिन नाव में छेद होने के बाद नाव डूब गई। इन लोगों को तैरना नहीं आता था। नाविक ने किसी तरह से बचाया, लेकिन 6 लोगों को बचाया जा सका, लेकिन 5 लोग अब भी लापता हैं। 3 की मौत हो गई है। जो लापता है उनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। 3 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है हादसे का। ऐसे में इनके बचे होने की संभावना भी बेहद कम है। बहुत कह सकते हैं दुखद खबर। एक तरफ कुंभ की तैयारी चल रही है प्रयागराज में और उसी बीच इस तरह का हादसा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है उन्होंने। बुलंदशहर बवाल मामले में मृतक सुमित के पिता की तहरीर पर अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। साथ ही सुमित के पिता ने पुलिस पर तहरीर बदलकर मुकदमा दर्ज करने का आरोप भी लगाया है। मृतक सुमित के पिता शहीद इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराना चाहते थे। 3 दिसंबर को बुलंदशहर सियाना के चिंगरावठी बवाल मामले में ये तीसरी एफआईआर है।
बुलंदशहर बवाल मामले में तीसरी एफआईआर हुई है और ये एफआईआर मृतक सुमित के पिता ने दर्ज कराई है। हालांकि पिता का कहना है कि वो जिस तहरीर पर हत्या का मामला दर्ज कराना चाहते थे उससे पुलिस ने छेड़छाड़ की है और पुलिस ने अपने तरीके से एफआईआर लिखी है। हत्या का मामला दर्ज हुआ है, सुमित की हत्या का मामला दर्ज हुआ। सुमित के पिता चाहते थे कि शहीद इंस्पेक्टर को आरोपी बनाया जाए, लेकिन शायद ऐसा पुलिस ने नहीं किया है। पुलिस ने तहरीर बदल दिया है, ये आरोप मृतक सुमित के पिता लगा रहे हैं। चलिए अब राजनीतिक घटनाक्रमों की बात कर लेते हैं। कल 5 राज्यों का चुनाव परिणाम आना है और उससे पहले दिल्ली में बीजेपी को घेरने के लिए विपक्ष का जमावड़ा लगा, लेकिन मायावती और अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी से इस पर कई सवाल भी खड़े हो गए। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणाम आने से पहले विपक्षी आंगन में आज जश्न की शाम उतरी। करीब 19 विपक्षी दलों के नेताओं का ये जमावड़ा 2019 में बीजेपी को घेरने के लिए जुटा है। The agencies are being misused like anything. The institution are totally now it became disaster. महागठबंधन के मंथन वाली इस महाबैठक के लिए गैर बीजेपी दलों के तमाम नेता आए। सोनिया गांधी राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के कुनबे से कद्दावर नेता आए। असम वाले अजमल आए, मुंबई वाले शरद, बिहार झारखंड वाले शरद यादव, तेजस्वी मांझी मरांडी और सोरेन आए, तमिल वाले आए, कश्मीर वाले आए, बंगाल से वामपंथ वाले और ममता दीदी आए। ऐसी बैठकों से दूर रहे दिल्ली के सीएम भी नजर आए, लेकिन यूपी वाले दो दिग्गज अखिलेश और मायावती नजर नहीं आए। ये नहीं, बसपा नहीं दिखी। ये भी तय हो गया कि दो ही राजनीतिक दल, जितने भारत के जितने राजनीतिक दल थे वो सब मौजूद थे, सभी राज्यों से। लेकिन ये तय हो गया कि शायद किसी कारण से नहीं आएंगे, तो सब राजनीतिक दलों ने कहा है कि उनको भी लाने का प्रयास करें। 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आने में अभी एक रात बाकी है, लेकिन यहां तो एग्जिट पोल की बिसात पर एकजुटता की अलख जगी है। लेकिन मायावती और अखिलेश ने खुद को इस बैठक से अलग रखा। इन दोनों का न आना कांग्रेस और महागठबंधन की मुहिम को एक बड़ा झटका है, क्योंकि इन दोनों के राजनीतिक रसूख का रंग तो चुनाव में बीजेपी भी चटक मान रही है। गठबंधन का वास्तविक इफेक्ट पॉलिटिकली एक ही स्टेट में पड़ सकता है, उत्तर प्रदेश में पड़ सकता है। ये दोनों पार्टियां अगर इकट्ठा होती है तो एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़ी होगी। बहरहाल विपक्ष जहां 2019 में महागठबंधन की मजबूती के साथ बीजेपी को घेरने के लिए कुनबा जुटा रहा, वहीं एनडीए के कुनबे में भी दरार पड़ी। उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी को बाय बाय कर दिया। सवाल यह है, क्या विपक्ष के लिए कुनबा जोड़ना और बीजेपी के लिए कुनबा रोकना बड़ी चुनौती है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जैसे जैसे 2019 नजदीक आ रहा है, सरगर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है। यूपी में भी चुनावी फीवर चढ़ने लगा है। पीएम मोदी खुद यूपी में एक्टिव हो गए हैं। टारगेट है कांग्रेस का गढ़ रायबरेली। यूपी पर चढ़ा चुनावी फीवर। यूपी में एक्टिव हुए पीएम मोदी। कांग्रेस के गढ़ में सेंधमारी का प्लान। 2019 के रण में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ऐसे में देश के सबसे बड़े सूबे पर भी चुनावी रंग चढ़ने लगा है। लिहाजा पीएम मोदी भी एक्टिव हो गए हैं और उनके टारगेट पर है कांग्रेस का गढ़ रायबरेली। पीएम बनने के बाद ये पहला मौका होगा जब मोदी रायबरेली के दौरे पर जा रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ रायबरेली की ही नहीं है। दिसंबर के महीने में ज्यादातर पीएम मोदी आपको यूपी में ही नजर आएंगे। 16 और 29 दिसंबर को पीएम मोदी यूपी के दौरे पर रहेंगे। 16 दिसंबर को रायबरेली और प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी 29 दिसंबर को गाजीपुर के दौरे पर जाएंगे।
पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार रायबरेली के दौरे पर जाएंगे। रायबरेली सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है। पीएम मोदी रायबरेली में कई विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री का भी निरीक्षण करेंगे। पीएम मोदी इस दौरान कोच फैक्ट्री में बने 900 कोचेस को रवाना भी करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी रायबरेली में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायबरेली के बाद पीएम मोदी प्रयागराज जाएंगे। कुंभ के पहले प्रयागराज में पीएम मोदी कई परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री जी किसी भी क्षेत्र के साथ कोई द्वेष या कोई पक्षपात नहीं करते हैं। सोनिया जी का चुनाव क्षेत्र है, वहां पर भी विकास होना चाहिए। मुझे ध्यान है अमेठी के अंदर भी अनेक योजनाएं इसी प्रकार से सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, तो उसी क्रम में जा रहे हैं। उसका राजनीतिक अर्थ जो निकलता है वो निकलता रहे। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी उस छोटी बात को ध्यान में रख करके कतई नहीं जा रहे हैं। एक समग्र रूप से पूरे देश को प्रधानमंत्री के साथ उनका जाना वहां पर हो रहा है। प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं, ये उनका हक है, लेकिन मेरा मशवरा होगा प्रधानमंत्री जी से कि बजाय रायबरेली और अमेठी में जाके कांग्रेस और सोनिया गांधी के खिलाफ बोलें, उससे बेहतर है चुनाव नज़दीक आ गया है, अपने घर को ठीक कीजिए, अपनी पार्टी को ठीक कीजिए। और अभी तक आपने कुछ नहीं किया है, कुछ अगले 2 महीने में देश को करके दिखाइए। रायबरेली के जाने से आपको कोई फायदा होने वाला नहीं है। जाहिर है रायबरेली बीजेपी के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि रायबरेली सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र है और उनके संसदीय क्षेत्र में सेंधमारी के लिए बीजेपी ने अभी से अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी के इस दौरे को आप हमारी इस वाक्य से जोड़कर देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज में आयोजित होने जा रहे कुंभ मेले के विकास कार्यों का लोकार्पण करने पीएम नरेंद्र मोदी 16 दिसंबर को प्रयागराज आ रहे हैं। यहां पीएम 3,500 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे। साथ ही झूंसी के अंदावा में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रयागराज मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और कमिश्नर ने बताया कि दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और पीएम उन्हीं विकास योजनाओं का लोकार्पण करेंगे जो कि पूरी हो चुकी हैं। इनमें मेले के नियंत्रण के लिए नवनिर्मित इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर, हवाई सेवा के विस्तार के लिए नवनिर्मित सिविल एयरपोर्ट टर्मिनल, 4 बड़े फ्लाईओवर, रेलवे अंडरपास, बिजली और पेयजल की योजनाएं, चौराहों और सड़कों के चौड़ीकरण की कई बड़ी योजनाएं शामिल हैं। 3,500 करोड़ की परियोजनाएं लोकार्पण के लिए तैयार हैं, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे पास रेलवे ओवरब्रिज, फ्लाईओवर, रेलवे अंडरब्रिज हैं, बड़ी बड़ी सड़कें हैं, बड़े बड़े और परियोजनाएं हैं, बिजली की, पेयजल से संबंधित, परिवहन से संबंधित। तो और हमारा इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर जिसका फेज़ 1 अब पूरा हो गया है। बहुत खुशी की बात है कि प्रयागराज में एक नया सिविल टर्मिनल एयरपोर्ट पर लगभग बनकर तैयार है। उसका लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कराया जाएगा। जिन योजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है वो वही योजनाएं हैं जो पूरी तरह से पूर्ण हो चुकी हैं। जहां कृष्ण मैदान में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 158 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि रामलला की जन्मभूमि पर अब भव्य मंदिर ही बनेगा। साथ ही राहुल गांधी और विपक्षी गठबंधन की कोशिशों पर भी वो खूब बरसे। मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी बीएसपी के समय सिर्फ 5 जिलों का विकास होता था, जबकि बीजेपी की सरकार बनने के बाद 75 जिलों में विकास का काम हो रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने एग्जिट पोल को नकारते हुए कहा कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार फिर से बनेगी। इस पर क्या लग रहा है? एग्जिट पोल में सरकार आपके जरूर जा रही होगी, लेकिन हमारे पोल में, एग्जिट पोल में सरकार आ रही है और तीनों राज्यों में आ रही है। और फिर से शिवराज जी, रमन सिंह जी, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री पद की कल मतगणना के बाद एंटी कन्वेंसी हावी रहेगी? नहीं हावी रहेगी, कोई हावी नहीं। भाजपा काम करती है। तो फिलहाल सिटी एक्सप्रेस में इतना ही।